हेलो वाइडियर्स, कैसे हैं आप? चलो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। राइट, अब 17 एलिमेंट्स में अभी तक हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात कर चुके हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात कर चुके हैं और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। जिस तरह से हमने ग्रुप 15 16 की बात की थी उसी तरह से हम ग्रुप 17 की भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। या Group 17 elements, fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine are members of group 17. These are collectively known as halogens. The halogens are highly reactive, non-metallic elements like group 1 and 2. Elements of group 17 show great similarity amongst themselves. That much similarity is not found in elements of other groups of the periodic table. If we say fluorine, chlorine, bromine, iodine or astatine, whatever you say, right? So ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको आप बोलते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स और इनको कलेक्टिवली बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली है। सॉल्ट, जितने आपको सॉल्ट मिलते हैं नॉर्मली आपको इनके थ्रू मिलते हैं। तो सॉल्ट, इस पूरे अर्थ में जितने सॉल्ट्स मिलते हैं मैक्सिमम जो सॉल्ट होते हैं वो हैलोजेंस के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम हैलोजेंस है। हालांकि हैलोजन इसकी वजह से नहीं कि सॉल्ट बनाते हैं, ये सारे कंपाउंड्स कलर होते हैं। जितनी गैसेस हैं सारी कलर होती हैं, तो इस कलर की वजह से यानी इनमें कलर होता है, इसलिए इनका नाम हैलोजेंस पड़ता है। चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए प्लीज। Also, there is a regular gradation in their physical and chemical properties. Statin is a radioactive element. Occurrence: fluorine and chlorine are fairly abundant, while bromine and iodine less so. Fluorine is present mainly as insoluble fluorides. Wait. Fluorine is present as insoluble fluorides. जब ये क्लोरीन के कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, वैसे क्यों? फ्लोरीन के कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते, आपको इनसॉल्युबल मिलेंगे। जहां भी मिलेगा वो इनसॉल्युबल मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। फ्लोरीन के कंपाउंड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैटायंस और अनायंस के बीच में वो बहुत ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी का एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी मोर देन लैटिस एंथैल्पी। दोबारा बोल रहा हूं, फ्लोरीन के कंपाउंड्स आपको अक्सर मिलेंगे इनसॉल्युबल। क्यों? उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन के कंपाउंड्स आपको इनसॉल्युबल इसलिए मिलते हैं कि किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी मोर एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी। तो कोई भी फ्लोराइड कंपाउंड होगा उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ओवरकम नहीं कर पाती। इसलिए फ्लोरीन के मोस्टली कंपाउंड्स इनसॉल्युबल है, जो यहां मेंशन है। चलिए आगे चलिए प्लीज। And small quantities are present in soil, river, water, plants and bones and teeth of animal. Seawater contains chloride, bromide and iodide of sodium, potassium, magnesium and calcium. Wait, seawater contains chloride, bromide and iodide but not fluoride. क्यों है? इसीलिए क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम होती है इसकी। आगे चलिए प्लीज। But is mainly sodium chloride solution, 2.5% by mass. The deposits of dried up seas contain these compounds. Example: sodium chloride. आगे चलिए। KCl.NgCl2.6H2O. Certain forms of marine life contain iodine in this system. आपके यहाँ एक बात दे रखी है, कार्बोनाइट, जो बच्चे ने मिस कर दिया। कार्बोनाइट एक आपको और है, आप चेक कीजिए फॉर्मूला क्या है। KCl कैसे लिखा हुआ? KCl MgCl2 और 6H2, ये फॉर्मूला है कार्बोनाइट का। यानी एक ऐसा डबल सॉल्ट है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों है। ठीक है, तो कार्बोनाइट का कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनाइट। तो क्या कर लेंगे, इससे सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। या आगे चलिए प्लीज। Certain forms of marine life contain iodine in their systems. Various seaweeds, for example, contain up to 0.5% of iodine. अभी बच्चे ने बोला है कि certain forms of marine life contains iodine। बताता हूं आपको, आयोडीन का जबरदस्त सोर्स होता है सी, जबरदस्त सोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्प, लेमिनेरिया, ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, राइट, प्लांट स्पीसीज हैं जिनमें आपको आयोडीन बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, बहुत अच्छा। तो आयोडीन का सोर्स सी वीड्स, खासकर जितने सी वीड्स होती हैं उसमें आपको अच्छा खासा आयोडीन मिलता है। ठीक है, अदरवाइज आयोडीन नॉर्मली आपको आपके आसपास नहीं मिलता है, इसलिए आयोडीन की कमी हो जाती है, इसलिए तो गोइटर होता है।
लेकिन जो सी शोर के आसपास रहते हैं उन लोगों को गोइटर नहीं होता, क्योंकि जो फूड सोर्स वो खाते हैं, जो फूड खाते हैं, इट इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन कंटेंट, इसलिए उनको डेफिशिएंसी नहीं होती है आयोडीन की। इसे कभी नहीं सुना होगा आपने, या आप अक्सर सुनते हैं कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनमें गोइटर हो जाता है, लेकिन जो सी शोर के आसपास रहते हैं उनमें गोइटर नहीं होता, क्योंकि वो जो फूड खाते हैं इट इज वेरी रिच इन आयोडीन। चलिए आगे चलिए। Chile saltpeter contains up to 0.2% of sodium iodate. The important atomic and physical properties of group 17 elements along with their electronic configuration are given in table 7.8. आगे चलिए, आगे चलिए प्लीज। Sir, I have to read the table. नो, टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद अब बच्चों को मैं रोक रहा हूं पढ़ने से, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज हैं सारी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5, NS2NP5, 1 2 3 4 and 5। ये हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखा सकता है -1, इसे यूज किया तो +1, इसे इन दोनों को यूज किया तो +3, तो +5, तो +7। जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा दैट शुड बी -1, +1, +3, +5, +7। दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लाइक फ्लोरीन shows only one oxygen state, that is -1, but chlorine can show -1, +1, +3, +5, +7। ये ऑक्सीजन स्टेट को दिखा सकते हैं। ये बात कर चुके हैं। एटॉमिक एंड अनएक्टिव रेडियाई आपको अच्छे से पता है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, और ये सारे फैक्टर्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यानी इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो कि नई बात आएगी। तो जितनी बातें आप आज तक करते आए हैं वो सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी हम पहले बात कर चुके हैं। कंपैरिजन बनता है फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आएगा 2p में और क्लोरीन में आएगा 3p में, और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 2p में रिपल्शन ज्यादा होगा, 3p में रिपल्शन कम होगा। इसे इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होगी। दोबारा बात कर रहा हूं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी इज मोर नेगेटिव, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को बहुत आराम से लेता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ये सारी बातें हम ऑलरेडी किसी न किसी फॉर्म में पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो इसलिए इस बारे में मैं अलग से बात नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता है, ऊपर से नीचे जाने में साइज बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे डिपेंड करती है, तो वो भी कम होती चली जाती है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम टॉपिक पे फिजिकल प्रॉपर्टी। या वानी पढ़िए फिजिकल प्रॉपर्टीज। Physical properties. Halogens display smooth variation in their physical properties. Fluorine and chlorine are gaseous, bromine is a liquid, and iodine is a solid. वेट, Their melting देखिए एक सिंपल सी बात समझिए कि किसी भी कंपाउंड का स्टेट या किसी भी सब्सटेंस का स्टेट इस बात पर डिपेंड करता है कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है। दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो ऐसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं मोलर मास बढ़ रहा है और सरफेस एरिया बढ़ रहा है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, एक तो मोलर मास पे एंड सरफेस एरिया, और दोनों ही बढ़ रहा है। इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन क्या होती है, गैस। ब्रोमीन लिक्विड होता है भाई, बहुत ही वर्टाइल लिक्विड होता है, और आयोडीन कैसा था, सॉलिड होता है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको गैस भी मिल रहा है, लिक्विड भी मिल रहा है, और आपको सॉलिड भी मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, स्टेट चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं मोलर मास बढ़ता चला जाता है और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए स्टेट भी चेंज होता चला जाता है। चलिए आगे बात कीजिए। Their melting and boiling point steadily increase with atomic number. All halogens are colored. Wait. This is due to absorption. वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। मैंने कहा था कि हैलोजेंस की खास बात यही है कि सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली है वन, बट देन एक कलर होते हैं, इसलिए नाम हैलोजन आता है। अब ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, आपको अगर सिर्फ इसमें अजीब सी बात क्या है, बात अजीब सी सुनिए। अगर आप कलर का फंडा जानते हैं तो कलर का फंडा आपने ये सुना है आज तक कि भाई किसी भी सब्सटेंस के पास जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलरफुल होता है। बताया सुनिएगा, किसी भी सब्सटेंस के पास जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलरफुल होता है। वो कैसा होता है,
वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फॉर्मूला क्या हुआ? E इक्वल टू एच नहीं, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे जो जिस दिन बोर्ड में पूछा जाएगा उस दिन बच्चा गड़बड़ करेगा। सुनिएगा, ऑल हैलोजेंस आर कलर बट द कलर डीपन्स व्हेन वी मूव डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ये क्वेश्चन है, यहां सुनिएगा, ऑल हैलोजेंस आर कलर फाइन बट द कलर डीपन्स, गाढ़ा होता चला जाता है। जैसे ही फ्लोरीन से आप नीचे चले जाओगे तो कलर गाढ़ा होना चालू हो जाएगा, ठीक? ग्रीनिश येलो, ग्रीन येलो, मतलब इस तरह से। और आयोडीन कैसा होता है? वायलेट होता है। ब्रोमीन कैसा होता है? रेड होता है। तो कलर गाढ़ा होना चालू हो जाता है। भाई कलर गाढ़ा क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करूंगा आपसे, बट पहले आप ये समझिए कि कलर के कितने फंडे सुने आपने, ठीक है? जो कलर आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, है ना? कलर आपने पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री में, कलर आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 से पढ़ के आए हैं, और अब कलर के बाद यहां भी कर रहे हैं। कलर के बहुत सारे फंडे होते हैं। लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, उससे कलर चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, है ना? बट एक सिंपल सा फंडा जो सबको पता है कलर का, एटलीस्ट एक फंडा, वो ये होता है आयरन रॉड को गर्म कीजिए तो कलरफुल हो जाता है। ये सारे के सारे कलर के बहुत सारे फंडे हैं, लेकिन एक फंडा आपने सुना है क्या? कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड किसी में है, तो जैसे ही आप एनर्जी देते हैं, तो सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके मूव करता है एक्साइटेड स्टेट में। कहां पे? एक्साइटेड स्टेट में। और उसके बाद वो उसी एनर्जी को लूज करके नीचे आता है, ठीक है? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को मिनिमम एनर्जी स्टेट पर रखना चाहेगा, स्टेबल होता है। तो आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो वहां पहुंचा, इसे आप क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। फिर नीचे आया, जब नीचे आएगा तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उसी एनर्जी को वो लूज भी करेगा, और जब न्यू होगा उसकी वजह सेम होगी, क्या? सी अपॉन लैम्डा। यानी जिस वेवलेंथ को, ध्यान सुनिएगा, जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा, जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को वापस लाने में, ठीक है? जब वापस आ रहा होगा तो उसी वेवलेंथ को वो क्या कर देगा? उसी वेवलेंथ को निकाल में देगा। बट इंपॉर्टेंट बात है, आप ये देखिएगा कि वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिएगा, हैलोजेंस में ऐसा क्या होता है जो इस फंडे से हल्का सा अलग है? वो क्या? चेक करते हैं। पहली बात तो ये है, हैलोजेंस में किस फॉर्म में रहते हैं? तो आपको समझ में ये आएगा कि हैलोजेंस तो F2 होता है, या Cl2 होता है, या Br2 होता है, या I2 होता है। हैलोजन तो ऐसे होते हैं, ठीक है? यानी वो F2 Cl2 Br2 I2 के फॉर्म में रह रहा है। तो इसमें कोई अनपेयर्ड है क्या? नहीं, कोई अनपेयर्ड नहीं, ठीक है? तो अब F2 में फॉर एग्जांपल अगर मैं F2 की बात करूंगा तो F2 में आपके पास सिंगल बॉन्ड है, ऐसा हुआ, सिंगल बॉन्ड है, ऐसा हुआ, राइट? जब आप F2 की बात करेंगे, Cl2 की बात करेंगे, Br2 की बात करेंगे, I2 की बात करेंगे, तो बुक पे क्या लिखा होता है? वही लिखा होता है कि द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन दे गेट एक्साइटेड आउट। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को जो फंडा आप देख रहे थे, ऐसा कोई फंडा नहीं है यहाँ पे। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके एक्साइटमेंट की बात करता है। दोबारा बोला, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटमेंट की बात किया करता है। पहली बात तो ये, यह डिफरेंस है। अब एक छोटी सी बात समझाता हूं आपको, समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कदर डीप होता चला जाता है जब आप ऊपर से नीचे आते हैं। अब बच्चा पहले कदर पढ़ेगा, फिर से फंडा बताऊंगा। या बेटा पढ़ो जरा, मानी। This is due to absorption of radiation in visible region, which results in the excitation of outer electrons to higher energy level. By absorbing different quanta of radiation, they display different colors. For example, F2 has yellow, Cl2 greenish yellow. Wait, F2 is yellow. क्लोरीन लिखा होगा ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन आपका रेडिश होता है, और आयोडीन आपका वायलेट होता है। अब ये कलर डिफरेंट क्यों है? चेक कीजिएगा। फ्लोरीन का साइज छोटा,
आयोडीन साइज बड़ा। बस दो कंपेयर कर लेते हैं, पता लग जाएगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इनको एनर्जी दे नहीं रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सपोज फ्लोरीन गैस कहीं पे एग्जिस्ट करती है तो आप एनर्जी नहीं दे रहे, वो फ्लोरीन गैस अपने आप एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर फ्लोरीन गैस अपने आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा? बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर फ्लोरीन गैस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है आपके आसपास से। कौन सा? विजिबल रेंज से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे के सारे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रेंज से, विबग्योर से। बहुत ध्यान सुनिएगा, आराम से तसल्ली सुनिएगा, जल्दबाजी में समझ नहीं आएगा आपको। मैंने कहा ये जितने भी हैलोजेंस होते हैं ये कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं किससे? विजिबल रेंज से। वेट, विजिबल रेंज से एनर्जी एब्जॉर्ब करना कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्या रिस्पॉन्सिबल है? सुनते रहिए। पहली बात दिमाग में बिठा लीजिए कि सारे के सारे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं विजिबल रेंज से, यानी विबग्योर से। अब चेक कीजिएगा, विबग्योर से, ठीक है? यहां तक सिर्फ इसकी बात करो और आर की बात करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब में यानी सिर्फ वी और आर की बात करते हैं। मुझे बताइए इन दोनों में एनर्जी ज्यादा किस में होती है? कोई बच्चा बताएगा? विबग्योर में एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? वायलेट की होती है या रेड की होती है? एनीवन बताइए। तो बच्चे बताया सर वायलेट की होती है सबसे ज्यादा एनर्जी। अगर सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट की होगी यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला हुआ E इक्वल्स टू एच न्यू। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर न्यू की वैल्यू ज्यादा है तो डियर E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, यानी कि न्यू इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बहुत ध्यान सुनिएगा, एनर्जी ज्यादा किसकी है? वायलेट की, ठीक है? अगर एनर्जी वायलेट से ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कैसी होगी? कम। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? ज्यादा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कम। क्लियर? अब ध्यान सुनना बच्चे, अगर साइज छोटा होगा, अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो ज्यादा चाहिए होगी, वो ज्यादा चाहिए होगी। तो आप सुनिए, अगर साइज छोटा है एटम का या मॉलिक्यूल का, जिसकी भी बात कर रहे हैं आप, अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऐसा होगा तो जिस एनर्जी को लेके ये एक्साइट होगा वो इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी। तो विजिबल रेंज से कौन से एब्जॉर्ब करेगा? वायलेट को, ठीक है? और अगर इस एनर्जी, इस वाले कलर की एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। जो बाहर निकलती है एनर्जी वो कौन सी होगी? ये वाली। ये बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों, शुरुआत में समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। फ्लोरीन का साइज छोटा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर मान लीजिए आप कलर की बात करेंगे तो जिस एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके एक्साइट आप कर पाएंगे। क्या बोल रहा हूं? एनर्जी ज्यादा देंगे तभी जाके वो एक्साइट कर पाएगा। एनर्जी ज्यादा मतलब क्या हुआ? उसे इस रेंज की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और छोड़ा कौन सा? इसको। बाहर कौन सा निकलेगा? इसको। जो एब्जॉर्ब कर लिया वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा वो जिसे एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो एब्जॉर्ब किसको किया है? इसको। बाहर कौन सा निकला? इस रेंज में, इसलिए कलर दिखाई देता है कौन सा? येलो। और उल्टा आ जाओ, अगर मान लीजिए साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो विजिबल रेंज से किसको एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब करेगा इस वाले रेंज को, इसको। ध्यान से रहेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा और निकालेगा इसको। ठीक? दोबारा बोल रहा हूं, अगर साइज बड़ा है तो विजिबल रेंज से जिसको एब्जॉर्ब करेगा, किसको? आर को। पता है क्यों? तो इसे कम एनर्जी से भी काम चल जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन दूर है तो कम एनर्जी वाले रेडिएशंस को भी यूज करके आराम से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है। तो एब्जॉर्ब किया कौन सा रेंज? ये वाला। तो बाहर कौन सा निकलेगा? ये वाला। इसलिए आयोडीन आपको वायलेट दिखाई देता है, जबकि फ्लोरीन कैसे दिखाई देता है आपको? येलो। ठीक है? जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे विजिबल रेंज का वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जिसमें एनर्जी कम होती है। राइट? ये फंडा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और इसे रिवाइज करा देता हूं कि मैंने क्या बात कही। देखिए 2 मिनट में रिवाइज करा दो फटाफट। मैंने बोला कि देखिए सबसे पहले बताया आपको
कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वापस आता है, कलर दिखाता है। ये एक फंडा है, राइट। और एक फंडा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर का। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोहे की छड़ को यानी लोहे की रॉड को अगर आप गर्म करते हैं, जब तक गर्म करते रहेंगे तब तक कलर दिखाएगा, गर्म करना बंद, कलर भी बंद। बट हैलोजन कलर हमेशा दिखाते हैं, इनका अपना कलर होता ही रहता है। तो ऐसे कैसे होता है? वो तभी हो सकता है जब वो आसपास से रेडिएशन से एनर्जी लेते हो। तो अब डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ हैलोजन, अगर साइज छोटा है तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो ज्यादा एनर्जी मींस ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, निकालेगा किसको? आर। इस रेंज में, मतलब येलो आपके विब्योर में रेड से पहले क्या आता है? येलो आता है, इसलिए येलो, ठीक है। लेकिन अगर साइज बड़ा हो गया, अगर साइज बड़ा हो गया है तो इसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कम एनर्जी सोर्स से भी काम चल जाएगा, यानी कि वो इस रेंज की रेडिएशन को लेने के बाद भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। तो अगर ये इसने एब्जॉर्ब किए इसको तो निकालेगा किसको? इसको। इसलिए एज वी मूव डाउन द ग्रुप द कलर ऑफ हैलोजेंस डीपन्स, गाढ़ा होते चले जाता है। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए आप। चलिए अब आगे बात करते हैं, पढ़िए। Fluorine and chlorine react with water. Bromine and iodine are only sparingly soluble in water but are soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide and hydrocarbons to give colored solution. One curious anomaly we noticed from table 7.8 is the smaller enthalpy of dissociation of F2 compared to that of Cl2, whereas excess bond dissociation enthalpies from chlorine onwards show the expected. ओके, अभी क्वेश्चन बनता है कि आप इनको F2, Cl2, Br2, I2 को अरेंज कीजिए इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म्स में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कैसे पूछे आपसे, इसे आप अरेंज कर दीजिए। सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए होती है, आप सोचेंगे आयोडीन को, उससे कम किसे चाहिए? ब्रोमीन को, उससे कम किसे चाहिए? क्लोरीन को, फिर किसे? फ्लोरीन को। आप सोचेंगे ऐसा, बट जो ट्रेंड बनता है वैसे बनता है। आयोडीन, फिर आप लिखेंगे F2, फिर लिखेंगे आप Br2 और फिर आप लिखेंगे Cl2। दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम दिस ईयर्स पेपर, इस साल आया था, इस साल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब बात ये आती है कि नॉर्मली बच्चा क्या सोचेगा कि सर बहुत सिंपल सी बात है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, भाई दैट शुड डिपेंड अपॉन बॉन्ड लेंथ। क्यों? सर रीजन है, अगर आप कंपेयर करोगे फ्लोरीन की सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन की सिंगल बॉन्ड, ठीक, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये लगना चाहिए आयोडीन सिंगल बॉन्ड। किसी को भी लगेगा कि सर ऐसा है, ये जो एंथैल्पी है ये बहुत सिंपल होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ ज्यादा इसमें होगी। अच्छा क्यों होगा? सर रीजन है, फ्लोरीन में जो ऑर्बिटल काम आएगा ओवरलैपिंग में वो 2p2p होगा, साइज छोटा। यहां पे कौन सा आएगा? 3p3p। जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है 3p3p, यहां पे कौन सा आ रहा है? 4p4p, यहां पे कौन सा आ रहा है? 5p5p। तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं जिस वजह से बॉन्ड बना है वो 2p2p, 3p3p, 4p4p एंड 5p5p है। ऑब्वियसली ऑर्बिटल साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो तोड़ना आसान होगा। ये बहुत सिंपल सा आप कोई से भी फंडा लगा सकता है कि सर आयोडीन को तोड़ना सबसे आसान होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। बट मैंने जो सीक्वेंस बताया सही आंसर ये, सबसे कम आयोडीन जस्टिफाइड। बट माय डियर उसके बाद फ्लोरीन कहां से आ गया? अब फ्लोरीन को अचानक कहां से ले आए? ये कैसे जस्टिफाइड? तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है वो ध्यान सुनना। इन केस ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है, बट माय डियर जो ये लोन पेयर्स है ना, इन लोन पेयर्स का और इन लोन पेयर्स का रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। यानी लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बहुत साइज छोटा है, इससे लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दोनों बहुत ज्यादा है
और इतना ज्यादा होता है कि वो यहां फिट आता है कि आयोडीन के बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि arrange these halogens in order of increasing or decreasing bond dissociation enthalpy। इसे आप नोट करिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बात करते हैं। वानी, Expected trend ClCl is more than Br is more than II. A reason for this anomaly is the relatively large electron-electron repulsion among the lone pairs of F2 molecule, where they are much closer to each other than in case of Cl2. Chemical properties, oxidation states and trends in chemical reactivity. All the halogens exhibit -1 oxidation state. However, chlorine, bromine and iodine exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation states also, as explained below. The higher oxidation state of chlorine, bromine and iodine are released mainly when the halogens are in combination with small and highly electronegative chlorine and oxygen atom. Example, in interhalogen oxides and oxoacid. The Wait. oxidation state... वेट एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे और एक टर्म यहां पे मेंशन है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन किसको बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जैसे नाम पता होता है, जैसे इंटर स्कूल, तो सेम स्कूल के बच्चे होंगे, उसके लिए आप इंटर स्कूल कंपटीशन कराएंगे। इंटर हैलोजन मींस वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हैलोजन से मिलकर बनते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के लिए, जैसे कंपाउंड है ClF, पॉसिबल, ClF3 पॉसिबल, FCl नॉट पॉसिबल, ClF5 लगेगा पॉसिबल है, IF7 पॉसिबल है। अब एक चीज खास बात देखिएगा, ClF में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। कितना है? +3। पॉसिबल है। FCl इज नॉट पॉसिबल। पता क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट होता है वो हम रखते हैं हमेशा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके हिसाब से Cl पे चार्ज कितना होना चाहिए? -1। F पे चार्ज कितना होना चाहिए? +1, विच इज नॉट पॉसिबल। आप FCl नहीं ले सकते, ठीक? क्यों? क्योंकि IUPAC रूल के हिसाब से जो सेकंड एलिमेंट लिखेंगे वो -1 में लिखोगे और ये फर्स्ट लिखेंगे +1 लिखेंगे, ठीक है? तो ClF पॉसिबल है बट FCl इज नॉट पॉसिबल। तो कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई FCl इज नॉट पॉसिबल, तो आप बोलोगे कि Cl इज नॉट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो जब भी आप ऐसे कंपाउंड लिखते हो तो आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखेंगे एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में लिखेंगे। इसलिए FCl इज नॉट पॉसिबल। ClF5 पॉसिबल हो सकता है, क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। IF7 पॉसिबल हो सकता है, कितना है? +7। आप चेक कीजिएगा, मैंने लिखा है +1, +3, +5, +7, दैट्स पॉसिबल। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में कौन कौन सा का कंपाउंड पॉसिबल है, तो आप सीधे लिखते हैं XX-1, XX-3, XX-5 एंड XX-7। जहां पर X लार्जर साइज वाला एटम होगा और XS स्मॉल साइज होगा। ये जो X होगा इसका साइज लार्ज होगा और ये इसका साइज स्मॉल, तब जाके आप ये कंपाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चेक कीजिए, 1 ऑक्सीजन से 3, 5 एंड 7, दैट इज पॉसिबल। और ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, जैसे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में आपको यही ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल रहेगा, 1, 3, 5 एंड 7। ठीक, आगे चलिए। The oxidation states of +4 and +6 occur in oxides and oxoacids of chlorine and bromine. देखिए, The chlorine अगर atom आप +4 की बात करेंगे, सपोज कंपाउंड ClO2 है, तो ऑक्सीजन -2 होगा, Cl+4 होगा। तो अगर आपको +4 +6 कहीं दिख रहा है तो तभी पॉसिबल है जब आपके पास कंपाउंड ऑक्सीजन से मिला हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 बॉन्ड्स
दो बॉन्ड बनाएगा, इसलिए आपको इवन ऑक्सीडेशन नंबर दे सकता है, बट ऑड ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आपको नहीं मिल रहा है। अब एक चीज और सुनिए, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट 1 3 5 7 है, ये अनकॉमन ऑक्सीजन स्टेट हो गया। और अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट का वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। और अगर अनस्टेबल होगा तो इसीलिए इन कंपाउंड्स को आप यूज कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अनस्टेबिलिटी मिलती है आपको किसी कंपाउंड में, तो उसको आप यूज कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात आगे आएगी। आगे चलो बेटा, आगे चलो। The fluorine atom has no d orbitals in its valence shell and therefore cannot expand its octave. Being the most electronegative, it exhibits only -1 oxidation state. Wait. All the halogens. Fluorine shows only one oxidation state, -1. सिर्फ -1। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी, उसमें मोस्टली बुक्स में उसका आंसर गलत दे रखा है। आपसे पूछा है कि HOF में सबका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो उस बहुत सारी बुक में इसका आंसर गलत है। फ्लोरीन कैन शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट -1, जबकि बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर देते हैं +1। ये +1 हो गया, ये +1 और इसको -2 को देते हैं, विच इज इम्पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है। आपको HF की बात करेंगे तो HOF में फ्लोरीन होगा -1, H होगा +1 और ऑक्सीजन होगा 0। ये सही, क्योंकि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं सकता, मतलब ऑक्सीजन की औकात नहीं कि फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सके +1 में, इज नॉट पॉसिबल। इसलिए फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल -1, और इसलिए वो एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा। ऑक्सो एसिड के बारे में पहले बात कर चुके हैं, इसीलिए वो एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा जिसका नाम है HOF। एक ही ऑक्सो एसिड है, जबकि क्लोरीन कैन फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो कोई भी कंपाउंड, जो भी कंपाउंड जितना नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी दिखाएगा, उतना ही ज्यादा उसे चांस बन जाएंगे किस चीज के, ऑक्सो एसिड बनाने के। तो क्लोरीन जो होता है इट कैन फॉर्म मोर देन वन ऑक्सो एसिड। ठीक है, देखो फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड, HOF। चलिए आगे बात कीजिए। All the halogens are highly reactive. They react with metals and non-metals to form halides. The reactivity of halogens decreases down the group. The ready acceptance of an electron is the reason for the strong oxidizing nature of halogens. F2 is the strongest oxidizing halogen. चलिए अब एक जबरदस्त डिस्कशन करेंगे हम। आपसे पूछा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं। पूछा आपसे भी कि फ्लोरीन, F2 और Cl2 में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो पहले आप ये तय कीजिए कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो सपोज फ्लोरीन की बात करूं, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इस हाइड्रोजन को X2 मान लो, है ना, क्या करना पड़ेगा। फ्लोरीन क्लोरीन में कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आप ये देखिएगा कि किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कंपाउंड को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक कीजिएगा, X2 को टूटना पड़ेगा और X में बनना पड़ेगा। X2 किस फॉर्म में होता है, गैस, इसे किसी भी चीज होगा गैस में। फिर ये जो X है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, हाफ X2, X लिख लीजिए, एक ही बात है। तो सबसे पहले आपके जो X2 है वो टूटेगा और X बनाएगा। उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाएगा X गैस नेगेटिव। और उसके बाद डियर जितनी रॉक रिएक्शन होती है दैट रिक्वायर्स मीडियम, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक मीडियम हो। तो अब वाटर आसपास पक्का होगा। वाटर के साथ मिलने के बाद इट मस्ट फॉर्म X गैस नेगेटिव एक्वस। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले X2 गैस टूटेगा अपने एटम्स में। एटम्स में टूटने के बाद फिर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, टेंस X नेगेटिव। क्यों? अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपने आप को, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अपने आप को 0 से -1 में लेके आ रहा है, यानी अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अपने आप को रिड्यूस करेगा। अब देखिए यहां से यहां जाने में इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो इसको चाहिए होगी
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसके बाद यहां से यहां नहीं गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसे चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जब ये वाटर से कांटेक्ट में आएगा तो इसको चाहिए होगा हाइड्रोजन एंथैल्पी H/D। ठीक है, सिंपल। अब मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा, किसका कंपैरिजन करना चाहेंगे हम? फ्लोरीन का और क्लोरीन का। ठीक है, और किस टर्म्स में? पहली बात, फर्स्ट स्टेप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर ले, एंड थर्ड स्टेप हाइड्रोजन एंथैल्पी। ठीक है, ये तीन पैरामीटर से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और तब हम बताएंगे आपको कि फ्लोरीन और क्लोरीन में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। फर्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फ्लोरीन की एंथैल्पी कम होती है ड्यू टू रिपल्शन, अभी हमने बात किया, यानी इस फैक्टर में ये जीत गया, ये हार गया। जब कंपटीशन हो रहा है कि कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इस कंपटीशन में फ्लोरीन इस पैरामीटर में जीत गया और ये हार गया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे माय डियर, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। क्यों? 3p में बताया था आपको ने कि 3p है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, है ना। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आएगा 2p में, क्लोरीन में आएगा 3p में। 2p का शेप सेम, 3p का शेप सेम, बट 2p में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, समझे आप? राइट। p और मेटल में, मतलब मैंने ऐसे 7 दिखाए, मतलब सोच के देखिए कि p का सबशेल होगा, मान लीजिए p का सबशेल होगा, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, किसमें? 2p में, इलेक्ट्रॉन आना मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें से इसमें रिपल्शन ज्यादा या रिपल्शन कम होगा। ठीक है भैया, तो रिपल्शन कम होगा तो लेना आसान होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो क्लोरीन जीत गया और ये हार गया। अब सारा का सारा जो डिसीजन होगा वो किस बेसिस होगा? हाइड्रोजन एंथैल्पी। अब हाइड्रोजन एंथैल्पी डिपेंड किस पे करती है? साइज पे। अब बताओ, F नेगेटिव और Cl नेगेटिव में साइज छोटा किसका होगा? तो आंसर आता है F नेगेटिव, कि F नेगेटिव का साइज छोटा होगा, और F नेगेटिव साइज छोटा होगा तो हाइड्रोजन एंथैल्पी फ्लोरीन की बहुत अच्छी खासी होगी, इसकी कम होगी। तो अल्टीमेटली दो फैक्टर्स में कौन जीता? फ्लोरीन। और यही रीजन है कि फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, कॉमा, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of chlorine is more, fine, but oxidizing power of fluorine is more as compared to chlorine। तो तीनों फैक्टर को आप कंपेयर करके आप टेबल बना के बताएंगे आंसर, तो आपका आंसर सही होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। के बारे चलिए आगे चलते हैं, पढ़िए। It oxidizes other halide ions in solution or even in the solid phase. In general, a halogen oxidizes halide ions or higher atomic number. F2 plus 2x negative gives 2F negative plus x2. बहुत सिंपल सी बात है। फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, यानी छोटा हैलोजन हमेशा बड़े हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। बहुत सिंपल है ये, राइट। अगर मान लीजिए, यानी अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, छोटा हैलोजन हमेशा बड़े हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप Cl2 और F2 की रिएक्शन करा दें, ठीक, तो क्या बनना है? Cl बनना है, मतलब F नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। तो Cl का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और F2 क्या होगा? रिडक्शन। बहुत सिंपल सी बात। तो हमेशा याद रखिएगा, छोटा हैलोजन साइज वाला बड़े हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये मतलब ब्रोमीन को कौन कर सकता है? क्लोरीन कर सकता है। आयोडीन को कौन कर सकता है? ब्रोमीन कर सकता है। यानी छोटा हैलोजन हमेशा बड़े को ऑक्सीडाइज कर सकता है। चलिए आगे चलिए, ये रिएक्शन छोड़ दीजिए, आसान सी बात है, आगे चलिए प्लीज। The decreasing oxidizing ability of the halogens in aqueous solution down the group is evident from their standard electrode potentials, which are dependent on the parameters indicated below. आगे चलिए। The relative oxidizing power of halogens can further be illustrated by their reactions with water. Chlorine oxidizes water. अब ये बात करते हैं, अगर ये प्रूव करना हो कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कितनी अच्छी, किसी कितनी गंदी, तो एक छोटा सा काम करते हैं। सेम कंपाउंड ले लेते हैं और तीनों को दे देते हैं।
मैं क्या करूंगा, फ्लोरीन को दे दूंगा वाटर, क्लोरीन को या ब्रोमीन को दे दूंगा वाटर, और आयोडीन को, चलिए काम करते हैं ना, अलग लिख लेते हैं, अलग लिखते हैं। क्लोरीन को दे दूंगा वाटर, ब्रोमीन को दे दूंगा वाटर, ठीक है। अब इधर ब्रोमीन को यानी Cl2 Br2 वाटर और आयोडीन को दे दूंगा वाटर, और देखूंगा क्या होता है, क्या होता है। F2 को अगर आपने H2 दिया, वाटर दिया, तो इट फॉर्म्स व्हाट, बहुत सिंपल सी बात, इट फॉर्म्स HF प्लस इट फॉर्म्स क्या, इट फॉर्म्स O2। देखते रहिएगा, बैलेंसिंग आप करते रहिएगा। आपके बुक पे दे देगा 4H पॉजिटिव आयन 4F नेगेटिव आयन प्लस O2, वो देखते रहिएगा, वो बड़ी बात नहीं। क्लोरीन को वाटर दे दिया तो इट फॉर्म्स HCl प्लस HOCl, ब्रोमीन को वाटर दिया आपने तो इट फॉर्म्स HBr प्लस HOBr, आयोडीन को वाटर दिया, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बनाएगा HI प्लस O2, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर आपने I2 को वाटर दे दिया, ठीक, तो इससे क्या बनाना चाहिए था, ये बनाएगा HI प्लस O2, देना चाहिए, ठीक, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक अजीब सी बात लगेगी आपको, बहुत अजीब सी बात लगेगी। याद रखिए F2 को आपने H2 दिया तो चेंज किसमें हो रहा है, F2 चेंज हो रहा है 0 to -1, -1, फाइन। लेकिन मानिए H2 चेंज हो रहा है, ध्यान देखिएगा, H2 चेंज हो रहा है 0 to 0, या मतलब यहां -2 है, -2 से चेंज हो रहा है 0 में, ठीक है। चेंज कितने का है, 2 का, ऑक्सीडेशन को 2। अब चेक कीजिएगा, यहां पर ऑक्सीजन चेंज हुआ है HOCl में, HOCl में, ठीक है, HOCl में। यहां पर चेंज किसमें हुआ, HOBr में, O2 में नहीं, HOCl HOBr में, O2 में नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। और मैंने कहा आपको, यानी जाहिर सी बात है इसको ये O2 में चेंज कर पा रहा है, यानी कि ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसको H2O को सीधा ऑक्सीडाइज किया O2 में, जबकि यहां तो O2 नहीं मिल रहा है आपको, पहली बात। अब एक चीज और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने बुक पे देखिए, आपको क्या दे रखा है इसने, आपके बुक पे देखेंगे तो आपको क्या मिला हुआ है, I नेगेटिव, चेक कीजिएगा, I नेगेटिव प्लस O2 प्लस क्या, H पॉजिटिव है, चेक कीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन को देखिए, I नेगेटिव प्लस O2 प्लस H पॉजिटिव है, दैट गिव्स यू I2 प्लस H2। ये क्वेश्चन को देखिए लास्ट में, पता क्या होगा कि अगर I2 को आप देते हैं H2O तो डियर कोरिलेशन होती है, रिवर्स इज पॉसिबल, यानी कि आयोडीन गया था वाटर ऑक्सीडाइज करने, उल्टा हो गया भाई, वाटर ने, चेक कीजिएगा, बहुत ध्यान चेक कीजिएगा, ये आप देख रहे हैं ऐसे करने, उल्टा हो गया, I नेगेटिव टर्न्स इनटू I2, ऑक्सीडाइज हो गया भाई, यानी कि ऑक्सीजन इस I नेगेटिव आयन को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब ये अजीब सी बात लगी है आपको, यानी कि आप सोच के देखो कि आपने यहां देखा कि I नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो गया I2 में प्लस वाटर में, यानी कि रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस नहीं होती, उल्टी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब ये हुआ कि आयोडीन वाटर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, जबकि ऑल 3 कैन बी ऑक्सीडाइज, कैन बी एक्टिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनमें बेस्ट कौन सा हुआ, फ्लोरीन। तो अगर आपसे ये पूछा है कि फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो आप कहोगे भैया कि फ्लोरीन को आप H2 दे दो तो इट फॉर्म्स O2, आप क्लोरीन ब्रोमीन को H2 दे दो तो इट फॉर्म्स HCl प्लस HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। इससे प्रूव होता है कि फ्लोरीन जो होता है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आयोडीन की बात करोगे तो आयोडीन तो भैया ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाता वाटर को, उल्टा होता है, वाटर से ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, I2। चलिए आगे बढ़िए प्लीज। Chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic and hypohalous acids. The reaction of iodine with water is non-spontaneous. In fact, I negative can be oxidized by oxygen in acidic medium. Just the reverse of the reaction observed with fluorine. Anomalous behavior of fluorine. Okay. So यहाँ तक हमने बात की आज, और
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टेक गुड केयर, बाय बाय।